भैया अगर OH जुड़ा है तो डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है? ऑक्सीजन। और डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है? कार्बन। ऑक्सीजन तो नहीं कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है? कार्बन कनेक्टेड है। ऊट पटांग क्वेश्चन ये फंसाते हैं बेटा, तो इनकी प्रैक्टिस आपको फुल तरीके से होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स में दिक्कत क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चंस करने में गलती कर देता हूं। ये ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां अगर कंफर्म सही होने लग जाए ना, तो आपसे क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएंगे। और इनके क्वेश्चन आपने देखे हैं बेटा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम पे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप में जो भी गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से आप बाहर निकलो। पहले आप उन टॉपिक्स में जहां आप मिस्टेक कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को समझो आप, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी जेई की जो तैयारी है ना, वो और अच्छी हो जाएगी। तो यही एक मोटिवेशन लेकर आए हैं बेटा, तैयारी जीत की। हमें तभी रुकना है, तभी थमना है जब अपने पास अपना गोल क्लियर हो जाए। उससे पहले कहीं ना कहीं कदम आपके हिलने नहीं चाहिए भाई, आपके कदम बढ़ते रहने चाहिए। और छोटे छोटे जो भी छोटे छोटे कंकड़ हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, वही तो है ये कंकड़ जो मैं दूर करने वाला हूं। तो आप कहीं ना कहीं पूरे टॉपिक को बहुत अच्छा कर लेंगे अगर इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक, आइसोमेरिज्म के छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहला है R&S कॉन्फ़िगरेशन, and the second one is D&L configuration, and the third one is erythro and thrio configuration। ये ऐसे छोटे छोटे नाम हैं जो हमें लगता है कि यार इनमें मैं कितना भी पढ़ लूं सर गलती हो ही जाती है। तो बेटा ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। बस यही एक अपने मन में विश्वास रखिए और अपने मन में एक ताकत रखिए कि यार इसको सीखना है, बस इसको सीख के ही दम लेना है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में, वो किससे रिलेटेड और क्या पूछता है, ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कई सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं बेटा, कई सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं। उन फॉर्म्स में जैसे सबसे पहला अपने पास आता है फिशर फॉर्म। सबसे पहला कौन सा फॉर्म आता है? फिशर फॉर्म। अगर मैं फिशर फॉर्म की बात करूं तो बेटा फिशर फॉर्म कैसा बनता है? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलकर बनता है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाकर बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा नहीं होंगी। यहां पर हम जो कार्बन मानते हैं वो इस सेंटर पॉइंट को मानते हैं कार्बन। मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ना कहीं ये है कार्बन। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बेटा? 4। मतलब 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो क्या यहां पर वो कार्बन्स जो है वो कहीं ना कहीं ये और ये हैं, और इनकी 4 वैलेंसी इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 और 4, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 और ये 4। मतलब कहीं ना कहीं 4 वैलेंसी को करते हुए हमने यहां पर क्या बनाया है? हमने यहां पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मैं किस तरीके से यहां पर इसको ड्रॉ कर रहा था। तो बेटा फिशर फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, जिनमें मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालना आज सीख जाऊंगा, ये कंफर्म है। सेकंड जो आता है, सेकंड फॉर्म आता है वेज एंड डैश। सेकंड फॉर्म आता है वेज एंड डैश। वेज एंड डैश फॉर्म कौन सा फॉर्म है बेटा? एक्चुअल में वेज फॉर्म को बोलते हैं प्लेन, प्लेन के ऊपर, एबव द प्लेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एबव द प्लेन। और जो डैश बोलते हैं वो डैश हम बोलते हैं बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे, बिलो द प्लेन। और बची हुई 2 वैलेंसी कार्बन की वो कहां आती है? प्लेन में आती है। ये अब इनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, यही हमें सीखना है बेटा, यही हमें जानकारी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन, और वो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है R&S कॉन्फ़िगरेशन। R&S नाम क्यों पड़ा? पहली बात हम ये बात करने वाले हैं। यहां पर जो R का मतलब है, इस R का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस को अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको तो रेक्टस का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस क्लॉकवाइज की बात ये की जा रही है। एस का मतलब होता है सिनिस्टर। एस का मतलब क्या है? सिनिस्टर। यहां इस लैटिन नेम का जो मतलब है वो मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। वो मतलब किसका है? एंटी क्लॉकवाइज। अब किस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बस हमें यही सीखना है बेटा, यही सीखना है।
हिम्मत नहीं हारनी भाई, हिम्मत नहीं हारनी है। इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार गए ना तो अपन जेई की दौड़ में है ही नहीं। अगर अपन इतनी जल्दी हिम्मत हारने लग गए तो मान लीजिए कि आप जेई के लिए नहीं बने। आप हिम्मत ना हारे, लगे रहे, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा लेकिन अपन करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। बस यही मोटिवेशन अपने अंदर रखो। बस आप सीख जाओगे, कोई चीज आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मतलब है इनका, समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहां पर रूल्स की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां भी रूल्स की कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि मैं किस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करने वाला हूं। जैसे हम सबसे पहला यहां पर लें फिशर फॉर्म के बारे में। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहला हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म हमने अभी तक सिर्फ इसी फॉर्म में देखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। सही बात है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन एक्चुअल में होती है बिलो द प्लेन। मतलब कहीं ना कहीं ये होती है इसका रियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम 3D स्पेस में ड्रॉ करते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा जो होती है, ये होती है अबव द प्लेन। मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब ये है इसका रियल रिप्रेजेंटेशन जो फिशर फॉर्म में हमें समझना चाहिए। बात समझ में आती है? ठीक है भाई। अब बात करें कि यार कॉन्फ़िगरेशन ये जो RS है ये कैसे निकालेंगे फिशर फॉर्म के अंदर, जरा ये हमें बहुत ध्यान से कंडीशंस को देखना होगा। देखिए जरा बेटा, यहां पर हम बात करते हैं कंडीशंस की, समझिएगा। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई फिशर फॉर्म है कुछ इस तरीके से, ठीक। मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ एटम्स रखे, यहां पर मैंने रख दिया CH3, यहां पर मैंने रख दिया NH2, यहां पर मैंने रख दिया OH और यहां पर मैंने रख दिया H। मान लीजिए ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक। और मुझे R और S निकालना है। तो सबसे पहली बात है, हमें एक रूल का बहुत अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, एंड दैट इज CIP रूल। दैट इज CIP रूल। CIP रूल का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इसका फुल फॉर्म है काम इन लॉग, काम इन गोल्ड, प्रीलॉग। ये है इसका फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म क्या कहना चाहता है जरा समझिएगा। इस फुल फॉर्म को समझना है पहले कि इस फुल फॉर्म कहना क्या चाहता है। ये फुल फॉर्म तुम्हें यह कहना चाहता है कि यहां पर हम जो चेक करेंगे वो चेक करते हैं बेटा हम प्रियोरिटीज। प्रियोरिटीज अगर हम चेक करें, और प्रियोरिटीज के मतलब पे मॉलिक्यूलर वेट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? मॉलिक्यूलर वेट। हमें पूरे का मॉलिक्यूलर वेट चेक नहीं चेक करना होता कि हम पूरे का चेक कर रहे हैं, या हम इस पूरे का कर रहे हैं, या हम इस पूरे का कर रहे हैं, या हम इस पूरे का कर रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। कौन है डायरेक्ट कनेक्टेड? ऑक्सीजन। तो मुझे सिर्फ इसको देखना है। कौन है डायरेक्ट कनेक्टेड? तो नाइट्रोजन। तो मुझे सिर्फ इसको देखना है। कौन है डायरेक्ट कनेक्टेड? तो कार्बन। तो सिर्फ मुझे इसको देखना है। कौन है डायरेक्ट कनेक्टेड? तो हाइड्रोजन। सिर्फ इसको देखना है। मतलब CIP रूल पूरे मॉलिक्यूलर वेट को नहीं कहता। CIP रूल कहीं ना कहीं तुम्हें यह समझाना चाहता है कि कौन पहले लगा है, कौन पहले जुड़ा है। अगर वो अपने मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा है तो प्रायोरिटी में भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कहीं से OH जुड़ा है और कहीं से COOH जुड़ा है, लेट सपोज इसकी बात करते हैं। तो भैया अगर OH जुड़ा है तो डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है? ऑक्सीजन। और डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है? कार्बन। ऑक्सीजन तो नहीं कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है? कार्बन कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि भैया हमें पूरा मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेक करना होता, हमें सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड का करना होता है। मतलब यहां पर प्रायोरिटीज में कौन जीतता? तो OH जीतता, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन O से है और यहां डायरेक्ट कनेक्शन C से है। बाद में क्या लगा है, बाद में कौन कितना ज्यादा लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पहले जीत गया वही जीत गया, ये मान लीजिए आप। तो बेटा इस प्रायोरिटी से आपको नंबर करना आना चाहिए। तो नंबर जैसे किया तो मुझे दिख गया कि भैया इस कार्बन से अगर मैं डायरेक्ट कनेक्टेड देखूं तो डायरेक्ट कनेक्टेड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा, नाइट्रोजन को नंबर 2 मिलेगा, और कहीं ना कहीं 3 नंबर कार्बन को मिलेगा और 4 नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा। क्या मुझे यह बात समझ में आती है कि मैं ये नंबरिंग किस बिहाफ पे कर रहा हूं, ये नंबरिंग मैं कैसे कर रहा हूं? यहां तक तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा कि मैं नंबरिंग कैसे कर रहा हूं। अब सुनिएगा, जब हम 1 को 2 से
2 को 3 से और 3 को 4 से मिलाएं, अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो बेटा क्लॉकवाइज है मतलब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ राइट टाइम है, क्योंकि राइट टाइम हमेशा कैसा चलता है, क्लॉकवाइज। तो सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ राइट टाइम चल रहा है, तो राइट टाइम चल रहा है मतलब क्या है, ये आर है। और अगर मान लीजिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मिलाने पर एंटी क्लॉकवाइज आता, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज आने पर मैं ये कहता कि भैया यहां क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था। ये कहानी क्लियरली आपको समझ में आती है कि ये मैंने आर और एस को किस बिहाफ पे बोला है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा रूल की बात समझो। रूल ये कहता है कि अगर फोर्थ प्रियोरिटी, ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ प्रियोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पे आती है, फोर्थ प्रियोरिटी इज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर ये वर्टिकल लाइन पे आती है तो बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल रहे हैं, जो आप मैच करने पे डायरेक्शन निकाल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, वो सेम रहता है, विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता, फिर वो क्या होता है, वो सेम रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए फोर्थ प्रियोरिटी कहां आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, कहां आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने हमेशा कहां पढ़ा है, अबव द प्लेन। और बेटा आप ऊंची जगहों पे आप फोर्थ प्रियोरिटी को तो नहीं रखना चाहोगे। तो बेटा जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर चीजें रॉन्ग वे में लगी है, चीजें गलत जगह पे लगी है, और जब चीजें गलत जगह पे लगी है तो बेटा यहां पर क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन विल गेट रिवर्स्ड, कॉन्फ़िगरेशन विल गेट रिवर्स्ड, वो रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आर है तो एस हो जाएगा, आप सही आंसर, और एस है तो आप सही आंसर आर हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है बेटा। ये है यहां के रूल। जो ये दो रूल अगर फॉलो कर लिया तुमने, ये दो रूल अगर फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपसे कभी भी आर और एस में कोई गलती नहीं होगी फिशर फॉर्म में। मैंने आपको यही बताया कि बेटा जो रियलिटी है ना, वो रियलिटी क्या है, वो रियलिटी है हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं अबव द प्लेन पे और वर्टिकल लाइन होते हैं बिलो द प्लेन पे। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि जो लोअर प्रियोरिटी है वो हमेशा लोअर प्रियोरिटी कहां आनी चाहिए, वो हमेशा बिलो द प्लेन आनी चाहिए। तो अगर 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे है, 4 नंबर कहां है, वर्टिकल लाइन पे है, तो कोई चेंजेस नहीं होते, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर फोर्थ प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कहीं ना कहीं वेज पे आ गया, तो बेटा मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं वेज पे रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि वो डैश पे चला जाए। तो आप सोचो इसको चेंज कर रहे हो तो आप आर को एस भी तो कर दोगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यही कहानी है कि भैया अगर आर आ रहा हो तो फिर आंसर आप आर नहीं लिखोगे, आप आंसर एस लिखोगे, और अगर एस आ रहा है तो फिर आप एस न लिख के आप आंसर क्या लिखोगे, आर लिखोगे। जरा ध्यान से देखिएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या आंसर एस आना चाहिए था। लेकिन फोर्थ प्रियोरिटी कहां है, जरा ध्यान से देखिए, फोर्थ प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब अब रियल आंसर एस ना के क्या आना चाहिए था, आर। तो बताओ इसका रियल आंसर क्या है, आर है। इस कॉन्फ़िगरेशन का रियल आंसर क्या है, आर है। तो ये है वो कंडीशन, ये है वो उसके रूल। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। जरा ध्यान से समझिएगा एग्जांपल्स को। मैंने यहां पर दिया है ब्रोमीन, मैंने यहां दिया है क्लोरीन, मैंने यहां दिया है H, मैंने यहां दिया है CS3। आप ध्यान से करिएगा, ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करेगा कोई बच्चा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा ब्रोमीन 1 पे है, देन क्लोरीन, देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। क्या आपको ये नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है? अब जरा ध्यान से बताओ, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 मिलाने पर, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 मिलाने पर क्या ये क्लॉकवाइज है, क्या ये आर होना चाहिए था? और जरा देखो फोर्थ प्रियोरिटी कहां है, वर्टिकल पे है, तो भैया आर है, तो ये आर ही इसका रियल आंसर होगा। मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन। मैंने चेंज क्यों नहीं किया? मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि लोअर प्रियोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पे है तो कोई चेंज नहीं होता, अगर लोअर प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो बेटा चेंज हो जाता है। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी।
बात समझ में आ रही है आपको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर मैं अब आपके सामने एक ना लेकर दो कायरल सेंटर की बात करने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिएगा इन दोनों को। मैंने यहां पर CH3 रख दिया है, यहां पर मैंने OH रख दिया है, यहां मैंने H रख दिया है, यहां मैंने H रख दिया है, यहां मैंने NH2 रख दिया है, और मैंने यहां पर CH3 रख दिया। जरा ध्यान से करिएगा, ध्यान से बेटा। सबसे पहले मुझे यह करना होता है कि यार मैं ऊपर वाले कायरल सेंटर को चेक करूं और उसकी 4 वैलेंसी को उसके नंबर्स पर डिवाइड कर दूं। यही मेरा सबसे पहला काम होगा। तो मैंने देखा यार इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन कौन है? डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है? ऑक्सीजन। डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है? कार्बन। डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है? हाइड्रोजन। और डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है? कार्बन। तो इन सभी में से कौन जीत गया? ऑक्सीजन जीत गया। बाद में कौन लगा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड एटम्स। तो भैया ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है। तो पहला नंबर किसको मिल गया? ऑक्सीजन को मिल गया। दूसरे नंबर की बात करूं, दूसरा नंबर इस कार्बन को दूं जिससे H लगे हैं, या इस कार्बन को दूं जिससे नाइट्रोजन लगा है। तो बस समझ में आया कि पहला सेम हो गया तो मैं आगे बढ़ गया। भाई पहला अगर सेम हो जाए तो मुझे आंसर क्या करता है? आगे बढ़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो देखा मैंने यार कार्बन से हाइड्रोजन है, कार्बन से नाइट्रोजन है, दूसरा नंबर इसे मिलना चाहिए, एंड देन थर्ड, एंड देन फोर्थ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या ये आना चाहिए था डायरेक्शन? और बेटा ये डायरेक्शन क्या है? जरा ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन है कहीं ना कहीं, अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी देखना आप जानते हैं। तो बताइए क्या ये R है? R है, लेकिन अब जरा फोर्थ प्रायोरिटी को देखिए आप। फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रही है? फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है, मतलब जो आंसर आ रहा होगा उसका रिवर्स कर देंगे, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? S होना चाहिए था। ठीक उसी तरीके से अगर इस कायरल सेंटर की बात करें तो बेटा अब जब नंबरिंग दोगे, कार्बन से N है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से H है, कार्बन से कार्बन है, तो भैया नाइट्रोजन को पहला नंबर मिल गया। अब देखा यार इस कार्बन और इस कार्बन में, इस कार्बन से O जुड़ा है, इस कार्बन से H जुड़ा है, तो मैं तो जो जीत रहा है उसको देखूंगा। तो भैया कार्बन से O जुड़ा है, तो भैया दूसरा नंबर इसको मिल गया, तीसरा इसको मिल गया, चौथा इसको मिल गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? और बेटा जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे बताओ क्या ये S होना चाहिए था? लेकिन क्या ये सही में S होना चाहिए था या कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर? तो पता लगा भैया फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो S का क्या हो जाएगा? S का R हो जाएगा। तो बताओ इसका रियल आंसर है S, R कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ कि आपको एक कायरल सेंटर हो या 2 कायरल सेंटर हो या 3 कायरल सेंटर हो, क्या आप हर केस में अब निकाल सकते हो उसको? बिल्कुल आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई क्या आपको? चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जरा एग्जांपल को। यहां पर मैंने क्या किया, गलती सुनिएगा, यहां पर गलतियां बहुत होती हैं। C डबल बॉन्ड OOH, Cl, Br, CH3, H। मान लीजिए ये है और मुझे बोला गया R और S कॉन्फ़िगरेशन निकालना। देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में गलतियां बहुत हो सकती हैं। अभी आप करके भी देखोगे तो आपसे गलती शायद हो जाए, लेकिन आप आराम से करोगे तो गलती नहीं होगी भाई। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप उसी स्टेप से फॉलो करो जिस स्टेप से मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी सोच पे कर रहा हूं कि आप क्या सोच रहे होगे, आप किस तरीके से डील कर रहे होगे, बिल्कुल वही सोच रख के मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं। तो मैंने देखा यार कार्बन से एक बात देखी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है Cl, डायरेक्ट है H, डायरेक्ट है C, डायरेक्ट है C। तो देखा मैंने इन चारों में से क्या ये जीतना चाहिए? 1 आ गया। अच्छा इस C और इस C में जरा ध्यान से देखो, यही गलती होती है बच्चों से कि यार C से O जुड़ा है, ठीक है माना, लेकिन इस C से Br जुड़ा है, तो मैं इस O को कैसे दे सकता हूं? मुझे दूसरा नंबर इसे देना चाहिए। बस यही गलती अगर आपने सुधार ली तो आप अच्छी जगह पर अच्छे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर लोगे। ये ध्यान रखना आप, इन्हीं गलतियों से गलतियां होती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मिस्टेक्स करा देती हैं। हमें सुनने में लगता है कार्बोक्सिल तो बहुत तगड़ा होगा, यार तगड़ा होगा, लेकिन उससे तगड़ा कहीं ना कहीं कोई नीचे तो नहीं लगा है। चला इसे तो देख लो। इसका मतलब 1 के बाद 2, उसके बाद आपको पता ही है 3, देन 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है? इसका मतलब R होना चाहिए था, लेकिन क्या मैंने
फोर्थ प्रायोरिटी को जरूर चेक करना है बेटा, वो कहां है, वो है कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब आर का क्या हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा रियल आंसर। जरा नीचे वाले को चेक करते हैं, नीचे वाले को ध्यान से देखते हैं। तो नीचे वाले को जैसे ही चेक किया तो पता लगा यार इस वाले कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, ब्रोमीन, सी, एच और सी, तो भैया 1 तो इसे देंगे। फिर सी से Cl है, सी से H है, तो भैया 2 इसे देंगे, 3 इसे देंगे, 4 इसे देंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? और आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आंसर एस होना चाहिए था। लेकिन एस का आर क्यों हुआ? आर इसलिए हुआ क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, विल गेट रिवर्स्ड, रिवर्स हो जाएगा वो। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से सीख लिया है। तो ये बात थी अपनी किसकी, ये बात थी अपनी फिशर फॉर्म की। ये बात किसकी थी, अपनी फिशर फॉर्म की। अब हम बात करने वाले हैं वेज और डैश फॉर्म की। दो ही फॉर्म है, उन दो ही फॉर्म्स को हमें सीखना है, उन दो ही फॉर्म्स में ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को आराम से निकालना हमें आना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो फिशर के अलावा वेज डैश में पूछा जाता है, देखिएगा जरा ध्यान से। दूसरा हम करने वाले हैं इन केस ऑफ वेज एंड डैश, वेज एंड डैश। जरा ध्यान से देखिएगा ये कौन सा केस है और यहां क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, एक वेज है, एक डैश है और एक यहां पर दो वैलेंसी प्लेन में, ठीक। और मुझे यहां पर निकालना है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, आप हमेशा वेज पोजीशन को क्या समझते हो कि ऊंची पोजीशन है, ठीक है, एक बिहाफ पे मैं बोलना चाह रहा हूं, ऊंची पोजीशन है। और डैश को आप क्या समझते हो, छोटी पोजीशन है, कमजोर पोजीशन है। तो मुझे बताओ, आप ऊंची जगह पे फिर ऊंचे लोग को बैठाओगे, सही बात है, यही करना चाहते हो आप। तो बताओ इस 1 पे रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भैया अगर यहां पर 1 आ जाए तो भी चलेगा, 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3 आ जाए तो भी चलेगा। ये 1 2 3 मैं किसको बोल रहा हूं, ये 1 2 3 मैं प्रायोरिटी वाइज नंबर को बोल रहा हूं कि अगर 1 नंबर वाला वेज पे आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर वाला अगर यहां है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर वाला यहां है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन 3 केसेस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जो आप निकाल रहे हो वही आंसर लिखा जाएगा, मतलब रिमेन सेम। लेकिन मान लीजिए अगर यहां 4th आ जाए तो बेटा अगर इन केस ऑफ यहां पर 4th प्रायोरिटी रखी जाती है तो अब आपका जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन विल गेट रिवर्स्ड, विल गेट रिवर्स्ड। आप उसको उल्टा कर दोगे। बात समझ में आ रही, आर आ रहा है तो एस कर दोगे, एस आ रहा है तो आर कर दोगे। अच्छा ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा डैश पे आप नीची पोजीशन है, आप इस पे सबसे पहला वाला तो नहीं देना चाहोगे, मतलब 4 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन 3 केसेस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विल रिमेन सेम। जो आप निकाल रहे हो वही इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां 1 आ जाए तो बेटा 1 के लिए फिर दिक्कत है, 1 के लिए फिर दिक्कत है, क्योंकि मैं डैश पे कभी 1 को नहीं लाना चाहूंगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा आता है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आ रहा है तो आंसर एस आ जाएगा, और अगर एस आ रहा है तो आंसर आर आ जाएगा। तो ये रूल अगर आप ध्यान रख सके तो आपसे कभी भी आर और एस, वेज और डैश में कभी गलती नहीं होगी। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रखा OH, यहां पे रखा H, यहां पे रखा मैंने NH2 और यहां रखा मैंने CH3। लेट सपोज ये, ठीक, मुझे R और S निकालना है। तो भैया मैंने देखा कार्बन से O है, N है, C है, H है, तो भैया 1 तो इसे देंगे, 2 इसे देंगे, 3 इसे देंगे और 4 इसे देंगे। क्या वेज पे कोई दिक्कत है? नहीं सर, 1 तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डैश पे कोई दिक्कत है? बोले 4 है, बोले चलेगा, बिल्कुल सही लगा हुआ है, सब कुछ अपनी पोजीशन पे सही लगा है। मतलब ऐसे केसेस में आप देखो क्या कुछ चेंज करोगे? नहीं।
जो आंसर आ रहा होगा क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? जो आंसर आ रहा होगा क्या वही सही आंसर होगा? क्या वही सही आंसर होगा? लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा केस ना हो, ऐसा केस हो जाए, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। मैंने यहां रख दिया H, यहां रख दिया OH, यहां पर रख दिया NH2 और यहां रख दिया मैंने CH3। लेट सपोज ऐसा है, मान लीजिए ऐसा केस है। अब ऐसे केसेस में मैंने क्या देखा कि भैया अगर मैं 1 2 3 4 करूं तो यार ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। ठीक, क्या 4 कभी वेज पे होना चाहिए? नहीं। क्या डैश पे कभी 1 पे होना चाहिए? नहीं। मतलब अब जो आंसर आप निकालोगे मिलाकर, क्या अब आप उसमें उल्टा कर दोगे? आर आ रहा होगा तो एस कर दोगे, एस आ रहा होगा तो आर कर दोगे। अब सुनना, जब आप 1 से 2 मिलाते हो और मान लो आपके बीच में 4 आ जाए और आपके बीच में 3 आ जाए, 1 से 2 मिला रहे हो, आपके बीच में 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो ऐसे केसेस में आप 1 से 2 इस डायरेक्शन में जाते हो, 4 की तरफ से, आप 3 की तरफ से नहीं जाते हो। पहले जो रूल था वो सिर्फ 1 2 3 देता था। मान लो अगर ये 1 2 3 देता, मान लो अगर ये क्या देता, 1 2 3 देता, तो अगर ये 1 2 3 देता तो बताओ अब मैं क्या करता? 1 2 और या 3 आता। सही बात है, 4 तो नहीं आ रहा क्योंकि 4 तो बाद में लोग देने लग गए यार, बाद में लोग देने लग गए, 3 देन 4। मतलब आपकी डायरेक्शन 4 की तरफ से आनी चाहिए, 3 की तरफ से नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा केस फंसता है तब, ऐसा केस फंसता है तब, कब? जब 1 और 2 को मिलाने के बीच में 4 आ जाए और 3 आ जाए, तो आप 4 की तरफ से जाएंगे लेकिन आप 3 की तरफ से नहीं जाएंगे। तो बताइए क्या आपकी रियल डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी? बताओ ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है? और बेटा एंटी क्लॉकवाइज है तो बताओ क्यों मैं चेंज करूं कि ना करूं? तो चेंज करना है बेटा। क्यों? क्योंकि कुछ भी यहां पर सही नहीं लगा है। 4 कभी यहां नहीं आना चाहिए। अगर यहां आ गया तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? विल गेट रिवर्स्ड। इसीलिए यहां रियल आंसर क्या होगा? एस ना होकर रियल आंसर आर होगा। यह है इसकी कहानी। तो मेरे ख्याल से आप पूरी कहानी को समझ गए होगे कि पूरी कहानी यहां पर किस तरीके से यहां पर समझाई जा रही है। ठीक है, तो यह पोर्शन आपका पूरी तरीके से क्लियर होता है कि भैया आर और एस कैसे निकालते हैं। अब आते हैं डी और एल पे, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं डी और एल। बहुत ध्यान से समझना, इसकी वैरायटी आप समझना। पहले यहां पर जो डी और एल है ना, इस डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और एल का मतलब होता है लीवो। ये क्या बताना चाहते हैं जरा इनको समझिएगा, क्या बताना चाहते हैं। ये जनरली जो यूज किए गए कार्बोहाइड्रेट्स में और अमीनो एसिड्स में। और किस में चाहिए गए? अमीनो एसिड। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक फिशर फॉर्म बना है, लेट सपोज, जिसमें कई सारे कायरल सेंटर है, जैसे मान लीजिए ये CHO है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने OH बना दिया, OH बना दिया और इस तरीके से मैंने यहां पर CH2OH लगा दिया, ऐसा है कुछ। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि आपको सबसे पहले तो फिशर फॉर्म बिल्कुल सही होना चाहिए। अब बच्चों बात याद है कि यार सर फिशर फॉर्म सही होना चाहिए, ये कैसे जाने? तो बेटा आपको प्रायोरिटी तो पता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो भैया यहीं से शुरुआत होगी, ये ऊपर ही होना चाहिए, ये नीचे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको आइडिया है, आपको इतना आइडिया है, पूरी तरीके से आइडिया, आप जानते हो ये सब। अब क्या करना होता है, जब आप सब कुछ सही से बना लो, जब आप सब कुछ सही से बना लेते हो तो आपको क्या करना चाहता है? आपको चेक करना होता है लास्ट कायरल सेंटर आपको चेक करना होता है। और लास्ट कायरल सेंटर में अगर ये OH दाहिने साइड है, बेटा ध्यान से सुनना, ही दाहिने बोले तो राइट साइड। अगर ये दाहिने साइड है तो बेटा, अगर ये दाहिने साइड है तो D, और अगर ये लेफ्ट साइड है तो बेटा लेफ्ट साइड मतलब L। तो एक हिंदी एक इंग्लिश, इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे। दाहिने साइड है तो D, और अगर लेफ्ट साइड है तो क्या बोलोगे? L बोलोगे। लेकिन क्या मैं इसमें देख सकता हूं लास्ट कायरल सेंटर ये है, और लास्ट कायरल सेंटर पे जरा ध्यान से देखो, क्या OH राइट साइड है
इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर डी आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर डी आ जाएगा। यह बात आपको क्लियर हो गई है कि डी और एल किस तरीके से निकालते हैं। आपको ये बेसिक मतलब समझ में आ गया। अब जरा कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं जहां गलतियां होती हैं। देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां रख दिया CH2OH, यहां रख दिया मैंने CHO, यहां रख दिया मैंने H और यहां रख दिया मैंने OH। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में क्या फिशर फॉर्म सही से बना है? नहीं। तो फिशर फॉर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर मैं फिशर फॉर्म को 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो 180 डिग्री रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता, मतलब जो ये है वही बना हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। मतलब क्या बोलता है? मतलब ये बोलता है कि अगर मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं तो घुमा क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे बिल्कुल सही से क्या बनाना है? फिशर बनाना है। तो वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, OH इस साइड आ जाएगा और H इस साइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब तुमने फिशर भी पूरी अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से बना लिया है। क्या पहले फिशर परफेक्ट तरीके से था? नहीं। तो मैंने रूल को थोड़ा समझा कि यार रोटेट करने पे क्या कुछ चेंज तो नहीं होता, तो पता लगा यार रोटेट करने पे कोई चेंजेस नहीं आते। आप अपने सुटेबल की तरीके, अपनी सुटेबल कंडीशन को देखते हुए आप इसको रोटेट कर सकते हो। और आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट मैंने क्यों किया? क्योंकि भैया कंडीशन ये कहती है कि फिशर फॉर्म परफेक्ट तरीके से बना होना चाहिए, उसके बाद चेक करना है लास्ट कायरल सेंटर। और वहां पर OH अगर दाहिने साइड है तो D, और अगर लेफ्ट साइड है तो बेटा क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। अगर मैंने यहीं पर आंसर कर दिया होता तो बताओ क्या आंसर गलत आ जाता? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऊट पटांग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ऊट पटांग क्वेश्चन ये फंसाते हैं बेटा, तो इनकी प्रैक्टिस आपको फुल तरीके से होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो अमीनो एसिड्स का एक बार है, वो दिखा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कार्बोक्सिलिक, क्योंकि अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक, NH2H, और ये मान लीजिए यहां पर मैंने रख दिया CH3, ठीक। अब यहां पर मैंने देखा यार कार्बोक्सिलिक है, NH2 है, सब कुछ फिशर फॉर्म बिल्कुल सही बना है, कार्बन कंटेनिंग यही है। जरा NH2 देखो कहां है? दाहिने साइड है, मतलब तुरंत अपन को क्या मिल गया? D। राइट साइड मतलब D, लेफ्ट साइड मतलब L। चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेफ्ट अगर L है तो फिर राइट क्या होगा? D होगा। यही दोनों चीजें होती है। तो आप अमीनो एसिड्स को भी पूरी तरीके से समझ गए हो कि इस तरीके से क्या होता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज थ्रियो एंड एरिथ्रो। बेटा ये क्या कहते हैं? जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्या समझाना चाहते हैं। यहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन किसी एक कायरल सेंटर को नहीं देख के बताना है, कोई नंबरिंग नहीं करनी है, मतलब ये बिल्कुल अलग सा है। अच्छा, सुनने में क्या लगता है? थ्रियो मतलब बिल्कुल एक साइड, मतलब थ्रियो सुनने से क्या लगता है? सोचो कि थ्रियो और एरिथ्रियो एक दूसरे के ऑपोजिट तो है, सुनने में तो यही लगता है। फिर एक बात आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है इनकी वर्डिंग्स में। तो मैं आपको बताता हूं इनकी वर्डिंग्स क्लियर कैसे होती हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं थ्रियो की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? थ्रियो की, और मैं आपसे बात कर रहा हूं एरिथ्रियो की, तो एरिथ्रो जो है ना बेटा, वो होता है सेम साइड। मतलब अगर मेरे पास कोई फिशर फॉर्म है और फिशर फॉर्म में वो वैलेंसी अगर सेम साइड है तो बेटा सेम साइड है, वो चाहे कोई भी हो, सेम वैलेंसी होनी चाहिए। तो बेटा ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं? इसको एरिथ्रो बोलते हैं। अगर यही चीज ऑपोजिट साइड हो जाती, यही चीज कहां हो जाती? ऑपोजिट साइड हो जाती, तो बेटा ऑपोजिट साइड को फिर हम क्या बोलते हैं? थ्रियो बोलते हैं। तो बेटा अगर ऑपोजिट साइड है तो मुझे आप ध्यान रखना होगा कि ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं थ्रियो, और एरिथ्रो हम किसको बोलते हैं? सेम साइड को। अच्छा, सुनने में थोड़ा उल्टा सा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है थ्रियो होना चाहिए था सेम साइड, एरिथ्रियो होना चाहिए था अपोजिट साइड, लेकिन ऐसा नहीं है। तो थोड़ा नाम को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, और बहुत सिंपल से इसके एग्जांपल बनते हैं। देखिएगा, इसमें कोई बहुत टफ नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर मैं रोटेट करूंगा तो वो दोनों चीजें इधर आ जाएंगी, तो इसमें कोई चेंजेस तो होना नहीं है, इसलिए कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये है मेरे पास, बताओ सेम वैलेंसी कहां है? सेम साइड है, और सेम साइड है तो फिर हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एरिथ्रो। और अगर यही चीज मान लीजिए ऑपोजिट साइड होती, यही चीज मान लीजिए किससे होती? ऑपोजिट साइड होती, तो बेटा अगर ऑपोजिट साइड है तो आप ये समझिए कि आप ये क्या आंसर देने वाला है। तो बेटा ये पता लगा कि सेम वैलेंसी ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब ये क्या है?
3O है। इसका मतलब ये क्या है? 3O। तो एरिथ्रो और 3O मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। R और S आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और D और L भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आप ध्यान रखें, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो मस्त होके पढ़ाई करिए, मस्त होके सीखिए, और इसी तरीके से मैं आपको छोटे छोटे जो डाउट्स हैं, जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं जो हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, मैं हर एक लेक्चर में ऐसे डाउट्स लेके आने वाला हूं। हर एक लेक्चर में ऐसे छोटे छोटे डाउट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं टॉपिक्स को टफ बना देते हैं। तो जब वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो टफनेस क्लियर हो जाएगी, तो भैया अपने लिए क्या है? अपने लिए सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा। तो मस्त रहिए, एंजॉय करिए, और इसी तरीके से संकल्प भारत जेई चैनल पे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।